राजनीतिक उठापटक और राजनीतिक गलियारों में क्या हलचल है, कैसी है गतिविधियां, इन सब बारे में भी बात करेंगे। और आप लोगों को बताना ज़रूरी समझेंगे कि पंजाब पहुंच गए हैं केजरीवाल जी और अनाउंसमेंट कर दिया है। उन्होंने कई तरह के 300 यूनिट तक बिजली के बिल को माफ़ कर देंगे अगर उनकी सरकार आती है। पंजाब चुनाव आने वाले हैं तो उसमें जो है तमाम गतिविधियाँ शुरू हो गई हैं। और पुराना जो बिल पेंडिंग पड़ा हुआ है लोगों का, आवासीय विद्युत का, घरेलू बिजली का, जैसे बहुत सारे बाकी बकाया बिलों से परेशान है ना लोग, यूपी में भी परेशान थे लोग, कई जगहों पे परेशान रहते हैं लोग, कई कई हज़ार रुपए बिल पड़ा हुआ है पेंडिंग में, वो सब माफ़ कर देंगे, ऐसा कहना है केजरीवाल जी का। अनाउंसमेंट कर दिया है और भी कई तोहफे देने की बात कहा है उन्होंने। अच्छा है, कुछ ना कुछ बेहतर ही चाहता हूँ। इसके साथ साथ कि अभी लगे हाथों जो है आप लोगों को एक सूचना, एक जानकारी दे दें। एक वारदात है जो गोरखपुर जनपद से है। देवेंद्र निषाद जो 35-36 वर्ष की उम्र के हैं और पीडब्ल्यूडी में बाबू के पद पर तैनात थे, यह जो है इनके साथ एक घटना घटी है, इनको गोली मार दी गई है। और ये घटना में जो है विवाद, सीमा विवाद फंस गया है मामला। सोचिए, पुलिस के सामने ये भी एक बड़ा पेचीदा विवाद रहता है कि कौन सी सीमा क्षेत्र में गोली मारी गई है, घटना हुई है, वारदात हुई है, कहाँ पर किसे पाया गया है, किन परिस्थितियों में। पुलिस इन सब चक्करों में गीडा पुलिस के ऊपर थोप रही है, गीडा थाने के ऊपर, कि गीडा के परिक्षेत्र में आता है यह मामला। कुछ लोग कह रहे हैं कि यह जो है आपके बाघागाड़ा में हुआ है और ये रामगढ़ थाने के अंतर्गत आएगा। इस तरह के तमाम पेचीदा मसले चल रहे हैं। ऐसे में जो एसपी हैं गोरखपुर के, उन्होंने कहा है कि कुछ भी हो, वारदात हुई है, गोली लगी है युवक को और वह बाघागाड़ा में पाया गया है, उसे तो पुलिस को सख्त हिदायत दी गई है कि कार्रवाई की जाए, जांच पड़ताल किया जाए। मामला है यह आपके देवेंद्र निषाद का कहना है कि एक ज़मीनी विवाद का मामला है। यह एक ज़मीन खरीदने के लिए राजू निषाद जो गवर्नर के रहने वाले हैं और गाय घाट के रहने वाले हैं देवेंद्र निषाद। गाय घाट है आपके रामगढ़ थाना अंतर्गत ही आता है, शहर के नज़दीक है, गोरखपुर शहर के पास है, रामगढ़ ताल से सटे हुए नज़दीक है। और गवर्नर के रहने वाले, गवर्नर गांव के रहने वाले हैं राजू निषाद। राजू निषाद से इन्होंने एक ज़मीन का सौदा किया था, तय किया था अपने किसी रिश्तेदार के लिए, और उस ज़मीन को के लिए 25 लाख रुपए एडवांस भी राजू निषाद ने इन लोगों से ले लिया था, ऐसा कहना है देवेंद्र निषाद का और उनके भाई हरेंद्र निषाद का। तो यह लोग चल रहा था, 25 तारीख को रजिस्ट्री होनी थी ज़मीन की, लेकिन राजू निषाद रजिस्ट्री करने के लिए नहीं आए। इस पर उनकी फ़ोन पर बात कही हुई, फिर राजू ने अपने घर बुलाया देवेंद्र को, ये मोटरसाइकिल से उसके घर गए, वहाँ पर इन लोगों का बातचीत हुआ, जो भी मसला हुआ, वहाँ से ये गोरखपुर के लिए चले और राजू निषाद ने कहा कि मैं भी गोरखपुर चलूँगा, तो उनके मोटरसाइकिल पर ही बैठ गया और साथ में लोग आने लगे। कड़जहाँ से जब 4 लेन पकड़ने की बात आती है और कुसमी जंगल की तरफ होते हुए शहर की तरफ रोड निकल आता है, तो ये 4 लेन पकड़ने का बात सोचे देवेंद्र निषाद। वहीं पर उतरते समय कहना यह है कि राजू निषाद ने उनको पीछे से ही गोली मार दिया। पीठ में लगी गोली सीने को पार कर गई है, ऐसा लग रहा है, या फिर सीने में सामने से मारा गया, जो भी मामला हुआ हो। कुल मिला जुलाकर वहाँ से ये अपनी मोटरसाइकिल से भागे और चलाते हुए मोटरसाइकिल, इनका कहना है देवेंद्र निषाद का कि कड़जा बाघागाड़ा तक आ गए, यानी 4 लेन पूरा पार कर दिए, लगभग 15 किलोमीटर है, तो वहाँ पर गिर गए। और फिर पुलिस इन्हें नौसर चौकी के इंचार्ज का वहाँ पे नज़र पड़ा और सूचना दी गई, तो वो उसे भिजवाए। पहले तो सदर अस्पताल गए, सदर से फिर मेडिकल भेज दिया गया। तो ऐसा कुल मिला जुलाकर मामला चल रहा है और बड़ा पुलिस वाले हैरान भी हैं कि गोली लगी अगर कड़जहाँ में, तो 15 किलोमीटर तक मोटरसाइकिल चला पाना संभव नहीं है। इस तरह की तमाम बातें कह रहे हैं लोग, लेकिन ऐसा संभव है, ये संभव है, ऐसा हो सकता है। भाई, हर किसी की अपनी ह्यूमैनिटी कहिए, आत्मबल कहिए, डर भी एक चीज़ होती है। भाई, वो भागने का झोंका रहा हो और वो चलाते चले आए हो, नहीं असर किया हो, असर किया वहाँ तक जाके आके ब्लीडिंग हो गया होगा ज़्यादा, तब तो फिर गिर गए होंगे। ये मामले चल रहे हैं, गोरखपुर की वारदातों के मामले हो गए। इसके साथ साथ आप लोगों को बताना ज़रूरी है कि आपके ढेबरुआ थाना अंतर्गत अठेला गरवी गांव है, एक सिद्धार्थनगर जनपद में, यहाँ पे हुई है मारपीट। किस मारपीट में क्या हुआ है? गड्ढे की ज़मीन को लेके आबादी का मामला है, उसमें 2 पक्षों की कब्जे वाली बात है। एक पक्ष कब्जा करना चाह रहा था, दूसरा उस पर अपना पक्ष जता रहा था। इसमें हुआ है मारपीट। इसमें जिन लोगों के बीच में हुआ, वाकर हुसैन और मेहदी हसन, इन दोनों के बीच में मारपीट हुआ है। मेहदी हसन और वाकर हुसैन के बीच ये दोनों लोगों ने मारामारी में अपने 7 लोग घायल हुए हैं। पुलिस कार्रवाई कर रही है।
अब देखते हैं कि इसके खिलाफ क्या धाराएं बनाती है, वो अलग विषय है। लेकिन आप लोगों को ये बताना ज़रूरी था कि इसके साथ साथ बिहार की राजनीति में सरगर्मियाँ एक अलग तरह की बढ़ी हैं। बिहार की राजनीति में सरगर्मियाँ बढ़ी हैं लोजपा, जो लोकतांत्रिक जन पार्टी है रामविलास पासवान की, उनके सुपुत्र चिराग पासवान जो अपना वर्चस्व जिस पे जो उनका धड़ा है एक उस पर जमा रहे हैं, तो उसको लेके चल रहा है कयास की तेजस्वी यादव के साथ अगर ये आ जाते हैं तो क्या सरकार गिर जाएगी। ऐसा कई लोग सोच रहे थे कि अगर चिराग पासवान तेजस्वी यादव से मिल जाते हैं और मुकेश सहनी जो वहाँ पे पशुधन और मत्स्य मिनिस्टर हैं वह मिल जाते हैं और जीतन राम मांझी जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, तो फिर ये लोग सरकार गिरा देंगे एनडीए की, यानी नीतीश कुमार जी की सरकार। इस पर कल जो है जीतन राम मांझी जी ने पूरी तरह से स्पष्ट किया है कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा, नीतीश सरकार चलेगी और एनडीए पूरी मजबूती से वहाँ पर काबिज है। ऐसे में मुकेश सहनी का भी बयान आ गया है कि तेजस्वी दिन में सपने देख रहे हैं, ये सपने देखना छोड़ दें और वो अपना कार्य करें। उन्होंने जो जख्म दिए हैं विगत विधानसभा चुनावों में वो अभी भी हरे हैं और ऐसा कोई उनसे समझौता नहीं होगा। हम लोग जैसे चल रहे हैं सरकार में, सत्ता में, वैसे ही चलते रहेंगे। इससे सुरक्षित हो गई है नीतीश कुमार जी की सरकार और अभी कोई खतरा नहीं मंडरा रहा है। चिराग पासवान चाहें जहां जाएं उनकी मर्जी, क्योंकि अब मोदी जी की तरफ से उनका कोई पुछारू तो होना नहीं है। नीतीश कुमार की ओर अब वो नीतीश कुमार से भी नाखुश हैं, क्योंकि उनके चाचा को तोड़ने में नीतीश कुमार की अहम भूमिका रही है, ऐसा मानना है चिराग पासवान का। तो ये राजनीतिक गतिविधियां हैं, सरगर्मियां हैं। सोशल मीडिया पे इन दिनों एक बहुत बड़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है एक पोस्ट, व्हाट्सएप पे आ रहा है, छोटी छोटी क्लिप है, फेसबुक पे है, पेज पे है, कई तरह के प्लेटफॉर्म पे है। उसमें मोदी जी बाकायदा एक सिर पे जो है धूप लग रही है तो अपना जो गमछा है उसको डाले हुए एक पुलिस वाले को फटकार लगा रहे हैं, पुलिस वाले को डांट रहे हैं, वो न्याय दिलाने की बात कर रहे हैं। किसी को अरेस्ट किए हैं पुलिस वाले तो उसको छोड़ने की बात कर रहे हैं। एक महिला से कोई पुलिस वाला कुछ वसूली कर लिया है, उसका पता लगाने की बात कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये पुरानी वीडियो है और यह गतिविधियां मोदी जी की ऑन द स्पॉट, उसमें लिखा गया है कि फैसला लेता हो कोई मुख्यमंत्री तो ऐसा होना चाहिए, ऑन द स्पॉट फैसला जगह पे तुरंत, ठीक है ना। तो ये सब अच्छी बात है। यह विधानसभा चुनाव आ गया है और जब तक चुनाव बीत नहीं जाएगा तब तक इस वीडियो को खूब वायरल किया जाएगा। ऐसी तमाम वीडियोस निकाल के वायरल की जाएगी। यह सब मीडिया सेल का फाइट वार करने का एक प्रोडक्ट होता है। इस तरह की चीज़ों से लोग जो है काफ़ी इंस्पायर होते हैं। लोगों को ये लगता है कि अरे ये तो बहुत बड़ी बात है, तो बहुत अच्छी बात है, जबकि ऐसा नहीं है। बहुत सारे मुख्यमंत्री या पद पर जब लोग पहुंच जाते हैं तो उस पद पर बहुत बड़ा एक उनका एक वट होता है, एक प्रभाव होता है और उस पद पे यह बहुत बड़े बड़े निर्णय ले सकते हैं लोग और लेते भी हैं, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे कोई मंत्री हो, चाहे कोई भी हो। तो उसमें जो कुछ कहा जा रहा है वो एक मसला है और उसके अलावा बहुत कुछ नहीं कहा जाता है, उन मसलों को नहीं दिखाया जाता है। कुछ चीज़ें हैं जो दिखाने लायक हैं, जिनसे मोटिवेट किया जा सकता है लोगों को, तो मोटिवेशनल चीज़ें चलती रहती हैं। नेताओं से आप लोग कैसे रहेंगे, कैसे उनके साथ बर्ताव करेंगे आम लोग, उन लोगों के लिए एक वीडियो बहुत जल्द जारी करूंगा। उसे सिर्फ आम लोग ही देखेंगे तो बेहतर रहेगा, वो नेताओं के देखने के लिए नहीं रहेगा, क्योंकि उसमें यही रहेगा कि आप पब्लिक हैं या आप आम लोग हैं तो फिर आप नेताओं के साथ कैसे बर्ताव करें, कैसे रहें, जिससे आप सुरक्षित भी रहें, आप फायदे में भी रहें। क्योंकि नेताओं से आप अगर बहुत ज़्यादा सीधे मुकाबला लेंगे, टक्कर लेंगे, दुश्मनी ले लेंगे, एक पक्ष के चक्कर में दूसरे पक्ष से बात जाएंगे तो आप फिर घाटे में रहेंगे, बहुत परेशानी में फंस जाएंगे। क्योंकि नेता कब एक दूसरे से सट जाएंगे ये कोई भरोसा नहीं होता है और आप बीच में लटक जाएंगे, ये होता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, इन पर चर्चा की जाएंगी, लेकिन इसके साथ साथ आप लोगों को और भी देश दुनिया की खबरों से रूबरू कराएंगे। बहुत सारी बातें हैं जो चलती रहेंगी और जय जयकार जारी रहेगी। जो सेंट्रल विस्टा नाम का प्रोजेक्ट बन रहा है दिल्ली में सचिवालय बनेगा, नया संसद भवन बनेगा, इस तरह के प्रोजेक्ट पर सेंट्रल विस्टा नाम का एक एरिया पूरा पर्टिकुलर वहाँ पे बन रहा था, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट। उसमें कुछ लोगों ने याचिका दायर की थी। उन लोगों का कहना था कि ये बहुत बड़ा नुकसान देने वाला प्रोजेक्ट है, इंडिया गवर्नमेंट अपने पैसे को लुटा रही है और गलत कर रही है, इस पर रोक लगना चाहिए। तो पहले तो दिल्ली हाई कोर्ट ने उस याचिका को खारिज कर दिया और कहा कि भैया तुम लोग सरासर गलत हो, ये जो हो रहा है ये अच्छा काम हो रहा है, सरकार इसे कर रही है, करने दो और चुपचाप जाओ अपने घर बैठो, 1 लाख रुपया जुर्माना ला के जमा कर देना।
तो वो लोग भाग के गए सुप्रीम कोर्ट में कि भाई सुप्रीम कोर्ट जी देखिए हाई कोर्ट ने बड़ा गलत फैसला दे दिया। हम लोग गए थे जो है अच्छा काम करने और उसे रोकने, सेंट्रल विस्टा के खिलाफ जो हम लोग जानकारी डाले थे, जो रीट दायर किए थे, याचिका दायर किए थे, वो हम लोग देश हित में कर रहे थे। कोरोना काल में जहाँ पे लोगों को इंजेक्शन और वैक्सीन की ज़रूरत है तो यहाँ पे ही पैसा लुटाया जा रहा है, हम लोग ये बताने गए थे। तो कोर्ट ने हमें ही लताड़ दिया और कहा 1-1 लाख रुपया जुर्माना भरो। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कोर्ट बिल्कुल सही है, हाई कोर्ट ने जो फैसला लिया है वही करना पड़ेगा, आप लोगों को जुर्माना भरना पड़ेगा और दोबारा मत आइएगा आप लोग इस तरह की उलझुल याचिका लेकर। यानी आप लोग समझ रहे हैं ना, पिछले दिनों जूही चावला जी हीरोइन हैं, एक बहुत अच्छी जो है विख्यात, आप लोग उनके तमाम फिल्मों को देखे होंगे, क़यामत से क़यामत तक उनकी फिल्म। जूही चावला जी को भी यही हुआ था, उन्होंने भी जो है 5G लॉन्च होने पर जो है एक याचिका डाली थी कि इससे जनजीवन को बड़ी त्रासदी हो सकती है, बड़ी परेशानी हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने उनके ऊपर 20 लाख का फाइन लगाया था। अब वो किसी तरह से थोड़ा सा सर सुलह कराई हैं, किए हैं, कुछ मामला सलटा है और माफ़ी उफ़ी मांग के कान पकड़ के साइड हटी हैं। यानी आप लोग भी कोई याचिका दायर करना चाहते हैं तो बड़ी सटीक और लीगल याचिका होनी चाहिए, नहीं तो कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट आजकल जो है फटकार ही नहीं लगा रहा है बल्कि बाकायदा एकदम लीगल जो है रुपया भरवाने का व्यवस्था कर ले रहा है। इसमें तमाम लोग अपना अपना रुपया भरवाने की युक्ति लगाते रहते हैं। मुंबई महाराष्ट्र में तो बहुत ज़्यादा ये सब चलता रहता है। यहाँ पर आप गाड़ी खरीद लीजिए, खड़ी करने के लिए आपको बड़ी परेशानी होगी। जहाँ आप खड़ी करेंगे आपका हमेशा चौकस दिमाग रहेगा कि भैया कहीं टोचन करने वाले उठा न ले जाएं। RTO का एक मुहिम चलते रहता है, यहाँ पर बड़ा अच्छा खासा वसूली होता है, सरकार इससे बहुत पैसा कमाती है। तो ये सब कभी मैं दिखाऊंगा आप लोगों को लाइव भी, कभी ऐसा प्रोजेक्ट जो है जब लाइव गाड़ी उठा रहे होंगे लोग। तो जय जयकार जारी रहेगी रियल रिपोर्टर न्यूज़ पर, आप लोग बने रहिएगा। एक फ़ोन आ रहा है हमारे मित्र उनीश साहनी जी का, मैंने उनसे कुछ टिकट वगैरह के लिए जो है डिस्कस किया था। जय जयकार जारी रहेगी, आप लोगों को फिर कुछ खबरों के साथ हाजिर होते हैं। जय हिंद, जय भारत।